मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा दम है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है अभी सामाजिक आंदोलन के बारे में देख रहे थे। भारत में सामाजिक आंदोलन, इसके पहले हम लोग ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पढ़ लिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। कहाँ की थी? बंगाल में, कोलकाता में है। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे एक महत्वपूर्ण संस्था है आर्य समाज, इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आर्य समाज का। आर्य समाज, इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। तो आपको नाम याद रखना है, दयानंद सरस्वती जी ने। प्रश्न यहाँ से आता है, बस खाली ये मिलान करने के लिए आता है। और कहाँ स्थापना की थी? 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई। हमने बताया था कि भारत में जो है उस समय सामाजिक आंदोलन के 3 प्रमुख क्षेत्र होते थे, हुआ करते थे। सबसे पहला क्षेत्र क्या था आपका? बंगाल वाला, कलकत्ता वाला क्षेत्र था। दूसरा मुंबई वाला क्षेत्र था। और तीसरा जो है मद्रास वाला क्षेत्र था। तो हम लोगों ने कलकत्ता में जो है सबसे प्रमुख संस्था जो थी ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना देख लिए थे। आज हम लोग मुंबई में स्थापित 1875 ईस्वी की आर्य समाज की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसको स्थापित किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी। इनका जो मूल नाम, इनका जन्म जो होता है 1824 में होता है। कब होता है? 1824 में। और इनका जो वास्तविक नाम था, अर्थात मूल नाम जो था, इनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर तिवारी इनका मूल नाम, वास्तविक नाम। जन्म का नाम इनका क्या था? मूल शंकर तिवारी। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, जन्म कभी हुआ था? 1824 में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। तो अब इनका जन्म जो होता है गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। तो गुजरात में जन्म होता है। और मैंने बताया था गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा सब क्या कहलाता था? मुंबई कहलाता था। उस समय क्या कहलाता था? मुंबई। तो इनका प्रभाव भी कहाँ रहेगा? मुंबई वाले क्षेत्र में रहेगा, मुंबई राज्य में रहेगा। इस क्षेत्र में इनका प्रभाव रहेगा। तो इस समय ये अभी बालक ही थे। और इनकी जो है एक छोटी बहन थी, वो हैजा रोग से पीड़ित थी और उसी रोग से चल बसी। छोटी बहन, अभी ये खुद बालक थे। और इन्हीं के समय में, मतलब बालकपन में ही इनकी छोटी बहन जो छोटी थी और हैजा रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ ही वर्ष बाद इनके जो चाचा थे वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो इनको जो है ये लगता है कि जीवन कुछ है नहीं, जीवन में कुछ है नहीं, सब कुछ जो है विरक्ति है जीवन में। इन्हें लगा कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, समाज में जो हमारे लिए प्रिय हैं, वो सब बारी बारी से हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो जीवन वास्तव में क्या है ये? तो इस जीवन को समझने के लिए इनके बाल मन में ही विचार आया कि हमको भौतिकता का क्या करना है? त्याग करना है। क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, तो जीवन नश्वर है। अब इस जीवन के समझने के लिए इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, किसी चीज़ों से हमको प्रेम नहीं करना है। अगर हम वास्तव में इस भौतिक बाधा में फंसे रहे, मोह माया में फंसे रहे, तो फिर वास्तविक संसार क्या है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, इन्होंने घर त्याग दिया, अपना घर त्याग करके। और ये भटकते हुए पहुंच जाते हैं डंडी स्वामी जो है पूर्णानंद सरस्वती जी के पास में। डंडी जो कि गुजरात में ही है। कहाँ पर है? गुजरात में ही। डंडी यात्रा आप पढ़ोगे, आप डांडी यात्रा या डंडी यात्रा, आप जब हम गांधी जी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे कि साबरमती आश्रम से डांडी की यात्रा की थी। तो ये डांडी जो गुजरात में ही है, यहाँ के एक जो है संत थे, महात्मा थे, पूर्णानंद सरस्वती। क्या नाम था? पूर्णानंद सरस्वती। तो पूर्णानंद सरस्वती के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर जा कर के वो जो है ज्ञान लेते हैं और दीक्षा लेते हैं। साधु वेश धारण करना, तो साधु वेश धारण करना, ज्ञान लेना या संन्यास या दीक्षा लेना, सन्यासी दीक्षा लेना, तो ये किसके अंतर्गत करते हैं? तो डंडी स्वामी पूर्णानंद। किसके जो है, कौन इनका पहला गुरु था? डंडी स्वामी पूर्णानंद। तो याद रखना है, डंडी स्वामी पूर्णानंद से इनको जो है दीक्षा मिलती है। डंडी स्वामी पूर्णानंद महाराज से इनको क्या मिलती है? दीक्षा मिलती है। और कहाँ के थे वो? डांडी के थे, डंडी के स्वामी थे, वहाँ से इनको दीक्षा प्राप्त होती है। और दीक्षा प्राप्त होती है, इसके बाद में
द्वारिका जाते हैं। यहाँ पर द्वारिका है जो है आपका गुजरात में, ये वाला हिस्सा जो है द्वारिका कहलाता है यहाँ पर। तो द्वारिका पहुँचते हैं, द्वारिका में जा करके इन्होंने योग अभ्यास किया। योग अभ्यास करते हैं ये जो है शिवानंद के नेतृत्व में, स्वामी शिवानंद, महाराज शिवानंद द्वारिका में जा करके। तो ये 2-3 नाम याद रखना आपको। महाराज शिवानंद कहाँ के थे? द्वारिका के थे। तो द्वारिका के महाराज शिवानंद से ये योग विद्या सीखते हैं। कौन सी विद्या सीखते हैं? योग विद्या सीखते हैं। तो योग विद्या शिवानंद महाराज से सीखते हैं और पूर्णानंद महाराज से इनको दीक्षा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? दीक्षा प्राप्त होती है। और इसके बाद में ये भटकते भटकते पहुंच जाते हैं मथुरा। कहाँ पहुंच जाते हैं? मथुरा। मथुरा में महाराज बिरजानंद थे। कौन थे? महाराज बिरजानंद। तो महाराज बिरजानंद के सानिध्य में जाकर के इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। किस चीज़ का अध्ययन किया? वेद। तो वैदिक ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त होता है? वैदिक ज्ञान इनको प्राप्त होता है, वेदों का अध्ययन करते हैं महाराज बिरजानंद के नेतृत्व में। 3 आपको नाम याद रखने हैं, 3 इनके महत्वपूर्ण गुरु थे। पहले कौन थे? दंडी स्वामी पूर्णानंद। दंडी स्वामी पूर्णानंद जो गुजरात में दांडी स्थान है, वहाँ के वो क्या थे? जो है महाराज थे। तो उनसे जो है सन्यास की दीक्षा लेते हैं। स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। फिर इसके बाद में जाते हैं द्वारिका, जो गुजरात में द्वारिका, जो वही वाली द्वारिका जो श्री कृष्ण जी वाली द्वारिका थी, तो गुजरात में यहाँ पर है। तो इस द्वारिका में जाते हैं और वहाँ पर योग विद्या सीखते हैं। योग विद्या सीखते हैं क्योंकि देखो, जब आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है, रूपांतरण करना है, तो ज्ञान के साथ साथ में आपको व्यायाम भी जरूरी है। तो योग विद्या इसीलिए जो है सीखते हैं कि रूपांतरण हो सके, शारीरिक रूपांतरण हो सके, अंदर से ही रूपांतरण होगा तो योग से ही होगा ना। तो योग विद्या किससे सीखते हैं? शिवानंद महाराज से। किससे सीखते हैं? शिवानंद महाराज। फिर बिरजानंद महाराज से मथुरा में इनकी मुलाकात होती है। कहाँ पर? मथुरा। और मथुरा में इन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे और वेद का अध्ययन किया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो जब वैदिक ज्ञान इनको हो गया तो इन्होंने देखा कि अरे अभी जो समाज है हमारा, वो अपनी मुख्य धारा से भटक गया है। समाज हमारा जो है मुख्य धारा से भटक गया है। अंग्रेज जो है उस समय 1813 में जो है प्रथम ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं, जो है ईसाइयों का प्रचार प्रसार करने के लिए। हम पढ़ाएंगे 1813 का अधिनियम, तो उसमें पढ़ाएंगे कि 1813 के अधिनियम में जो है पहली ईसाई मिशनरी भारत आती है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पर ईसाई मतलब हिंदू बहुत सारे ईसाई में कन्वर्ट हो रहे थे। और इसके अलावा मुगल्स के समय और जो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में, यानी मध्यकालीन भारत में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। तो इन्होंने कहा कि हमारे धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को बचाना है। तो इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। अर्थात इन्होंने, जब इनको वैदिक ज्ञान हो गया तो इन्होंने कहा वेद हमारे बहुत प्राचीन और बहुत अच्छे जो है ज्ञान के स्रोत थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म जो है वो अपनी मूल धारा से भटक गया है। कुछ लोग जो है मुस्लिम बन चुके हैं, कुछ लोग जो है ईसाई बन चुके हैं। तो उनको वापस लाने के लिए इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो एक नारा भी दिया। तो ये नारा प्रश्न आता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो बिरजानंद ने नहीं, दयानंद सरस्वती ने। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया? और फिर जब जो लौट कर आएंगे अपने धर्म में, मान लो जो कन्वर्ट हुए, ईसाई में कन्वर्ट हुए, मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, तो उनको हिंदू धर्म फिर से दीक्षित करना है, उनको हिंदू धर्म मिलाना है। तो इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया। तो इससे भी प्रश्न आता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। तो शुद्धि आंदोलन किस लिए चलाया था? कि जो भटके हुए हैं, जो हमारे धर्म से भटके हुए लोग हैं, उस पुनः अपने धर्म में उन्हें क्या करना है? शामिल करना है। और शामिल करके उन्हें पुनः जो है अपने हिंदू धर्म में दीक्षित करना है। तो इसलिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको बोला शुद्धि आंदोलन। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। और यहाँ पर चूँकि मथुरा के पास में ही इन्होंने जो है वैद ज्ञान प्राप्त किया, तो 1863 ईस्वी में, आगरा बगल में ही मथुरा के, यहाँ जाते हैं 1863 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। कौन सी पताका? पाखंड खंडनी। अर्थात ये पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। ये जो मतलब समाज, जो हमारे धर्म में पाखंड था, तंत्र मंत्र था और जो बहुदेववाद था और इस प्रकार से जो कुरीतियाँ थी समाज में, धर्म में, तो उसके खिलाफ इन्होंने 1863 में आगरा में एक पताका फहराया जिसको कहा गया पाखंड खंडनी। तो पाखंड खंडनी पताका इन्होंने कहाँ से फहराया था?
आगरा से। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, पाखंड खंडनी पताका 1863 में आगरा से फहराया, क्योंकि मथुरा आगरा पास में ही, तो मथुरा से इन्होंने वेदों का ज्ञान बिरजानंद महाराज से प्राप्त किया और उसके बाद में वहीं बगल में चले जाते हैं कहाँ, आगरा। और 1863 में आगरा में जाकर के सबसे पहले क्या करते हैं, पाखंड खंडनी पताका फहराते हैं। अर्थात इन्होंने जो है मतलब लोगों को जागृत किया कि अपने जो हमारा धर्म है भी, धर्म से क्यों लोग भटके, क्योंकि धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। बहुत तमाम देवों की कल्पना की जाती थी कि बहुत सारे देव हैं, तो इन्होंने इसीलिए कहा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पशु बलि प्रथा, तंत्र मंत्र, छुआछूत, जाति प्रथा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया कि ये सब समाज में नहीं होना चाहिए। विदेशी वस्तु इस समय भारत में अंग्रेज ला रहे थे, तो उसका भी बहिष्कार किया कि हमारे मतलब इन्होंने कहा कि कितना भी लाख अच्छा हो विदेशी राज्य, विदेशी शासक कितने भी अच्छे हों, लेकिन स्वदेशी शासक से अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे शासन सत्ता अंग्रेज चला रहे हैं, लेकिन जब तक स्वदेशी शासन नहीं होगी तब तक देश का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले स्वदेशी का मतलब स्वराज की कल्पना की थी। इन्होंने सबसे पहले किसकी कल्पना की थी, स्वराज की। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने जो है दिया, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, क्योंकि ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे और भारत में स्वराज लाना चाहते हैं। स्वराज का मतलब अपना राज्य, स्वराज का मतलब अपना राज्य। तो तभी इन्होंने कहा था कि जो है लाख गुना अच्छा हो मतलब विदेशी शासन, लेकिन अपने देशी शासन से, स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता है। लाख गुना जो है अच्छा हो विदेशी शासन, लेकिन स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, दयानंद। पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई, दयानंद सरस्वती। सन भी याद रखना 1863 में, जहाँ सन जरूरत होता वहाँ मैं बताता हूँ, बाकी नहीं बताता। 1863 में कहाँ पर, आगरा में। कहाँ पर, आगरा में। तो पाखंड खंडनी का मतलब होता है पाखंड का खंडन करना। जो पाखंड है हमारे धर्म में, जो बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है, अवतारवाद है, इसका क्या करना, खंडन करना। तो इसीलिए इन्होंने पाखंड खंडनी जो है एक पताका फहराई। और इन्होंने कुछ चीज़ों का जब बहिष्कार किया तो कुछ चीज़ों को इन्होंने माना भी कि क्या चीज़ होना चाहिए। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया ही चलाया, और इसके अलावा गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की। किसकी, गौरक्षणी सभा की स्थापना की। और इसके अलावा अब चूँकि जाति प्रथा के तो ये विरोधी थे, छुआछूत और जाति प्रथा के विरोधी थे, लेकिन हमारा जो वैदिक समाज था वर्ण पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था थी, चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी हमारे वैदिक समाज में। हमारे वैदिक समाज में कौन सी व्यवस्था थी, चतुर्वर्णीय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस व्यवस्था का इन्होंने जो है विरोध नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने कहा पालन होना चाहिए। समाज में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें तमाम जो है जातियां हैं, इन सब चीज़ों में तो जातियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्ण आश्रम वाली व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये पक्षधर किसके थे, वेदों के पक्षधर थे, वैदिक पुनर्स्थापना के पक्षधर थे। भारत में जो वेदों का समय था वो वापस आना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने सिर्फ जाति प्रथा का तो, छुआछूत का तो विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। एक बार प्रश्न भी आया था यहाँ पर, तो उसमें ऑप्शन में दिया था जाति प्रथा, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था ने उनमें से किसका विरोध नहीं किया था, तो वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। वर्ण व्यवस्था मतलब भारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो त्रिभुज बनाया है तो संख्या भी इसी के अनुसार है। सबसे कम ब्राह्मण हो गए, फिर उनसे ज़्यादा हो गए क्षत्रिय, फिर उनसे ज़्यादा हो गए वैश्य, फिर उनसे ज़्यादा क्या हो गए, शूद्र। तो ये इसीलिए ये त्रिभुज में बना करके मैंने जो है एंशिएंट पढ़ाया था, तो वहाँ बाकायदा समझाया था। तो इस तरीके से ये चातुर्ण व्यवस्था को ये मानते थे, वर्ण व्यवस्था को मानते थे। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था भारत का जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाया जाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ये किसने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने। लेकिन आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो सबसे पहले किसने इस बात को रखी थी, दयानंद सरस्वती जी ने, कि हिंदी हमारी क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और स्वराज का शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया ही था। और स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, स्वदेशी को अपनाओ। इसी चीज़ पर आगे चल करके आंदोलन होते हैं। भारत में बहिष्कार आंदोलन होता है, ठीक है। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन होता है तो उसमें बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। तो ये शब्द यहीं से आया था, बहिष्कार शब्द कहाँ से आया था, इन्होंने ही दिया था कि विदेशी वस्तुओं को क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही इस चीज़ को कहा था। और इन सारी चीज़ों के होते हुए, क्योंकि धर्म में सुधार लाना चाहते थे, धार्मिक सुधार लाना चाहते थे, तो इसीलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। इनको भारत का क्या कहा गया है, मार्टिन लूथर किंग। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है
कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया है? ये प्रश्न याद रख, ये शब्द याद रखना, मार्टिन लूथर किंग। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया है? दयानंद सरस्वती जी को। किसको कहा गया है? दयानंद सरस्वती जी को, मार्टिन लूथर किंग। और ये मार्टिन लूथर किंग कौन था? ये इटली का जो है एक जो है धार्मिक नेता था, जिसने जो ईसाई धर्म में उसमें आंदोलन लाया था। तो उसी के नाम के आधार पर भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया है? दयानंद सरस्वती को। क्योंकि ये धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ जो व्याप्त थी उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, इसीलिए इनको भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है? 1883 में। तो जन्म 1824 में हुआ था और मृत्यु हुई है 1883 में। जन्म हुआ था इनका जो है आपका गुजरात वाले क्षेत्र में जन्म हुआ था, गुजरात वाले क्षेत्र में। मृत्यु हुआ है इनका जो है अजमेर में। कहाँ पर मृत्यु हुई है? अजमेर में। तो इनका देखा आपने जीवन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता रहा, कहाँ से कहाँ चलते रहे। अजमेर में मरे, गुजरात में पैदा हुए और मथुरा में आकर के वेद ज्ञान लिया। सब चीज़ बारी बारी से याद होना चाहिए ना। नक्शे में देखो, चलते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखो, जन्म हुआ गुजरात में। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद के पास में एक गांव है, वहाँ पर गुजरात में हुआ। इसके बाद में दंडी स्वामी से इन्होंने जो है संन्यास दीक्षा ली और इसके बाद में द्वारिका में जाते हैं। द्वारिका में इन्होंने जो है योग विद्या सीखी। फिर द्वारिका से मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में इन्होंने वैदिक ज्ञान लिया। फिर आगरा में पाखंड खंडनी जो है पताका फहराते हैं और 1883 में इनकी अजमेर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है अजमेर। यानी ये पूरा क्षेत्र इनका जो है ये पूरा क्षेत्र इनका रहा है जहाँ पर इन्होंने आर्य समाज की क्या की? जो है काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और इन्होंने 1874 में एक किताब लिखी थी। 1874 में एक किताब लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी किताब लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। तो इसको जो है इसको आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का क्या कहा जाता है? इसको बाइबिल कहा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश किताब याद रखना, किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। और इसको जो है आर्य समाज का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। तो 1883 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में जो है वही चीज़ है, समाज में दो तरीके के लोग आ जाते हैं, ठीक है। 1875 में इन्होंने जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन 1877 में इन्होंने लाहौर में भी इसका मुख्यालय खोला था। तो 1877 भी याद रखना है। लाहौर का मुख्यालय कब खोला था इन्होंने? 1877 में। यानी 2 वर्ष पश्चात मुंबई में खोला, उसके 2 वर्ष पश्चात लाहौर में इसका मुख्यालय बनाते हैं। कहाँ पर? लाहौर। क्योंकि लाहौर भी भारत का ही हिस्सा था उस समय। पाकिस्तान पूरा कहाँ था? भारत में ही था। तो लाहौर को भी इन्होंने क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। तो इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद 1883 में इनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर 2 विचारधारा देखने को मिलती है आर्य समाज में। एक कहते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा भी देनी चाहिए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा भी देनी चाहिए। और दूसरा वर्ग कहता है नहीं, भारत में वैदिक ज्ञान होना चाहिए, जो मतलब हिंदी ज्ञान है, हिंदी ज्ञान को ही, संस्कृत ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहिए। तो इसीलिए जो पाश्चात्य शिक्षा वाले थे उन्होंने, उनमें लाला लाजपत राय और लाला हंसराज थे, 2 लोग थे जिन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को जो है पाश्चात्य शिक्षा भारत में होनी चाहिए। आर्य समाज में जो है पाश्चात्य शिक्षा भी, उसका भी अध्ययन होना चाहिए। तो इसके पक्षधर कौन थे? यहाँ से प्रश्न आता है। पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर कौन कौन से थे? तो लाला लाजपत राय थे। 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। दूसरे थे लाला हंसराज। तो लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, इन दोनों लोगों ने जो है किसका? पाश्चात्य शिक्षा का क्या किया? समर्थन किया कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा अर्थात अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अब शिक्षा दी जाएगी तो इसके लिए क्या होगा? इन्होंने एक स्कूल खोला, लाहौर में ही एक स्कूल खोला, लाहौर में ही एक स्कूल खोला 1886 में, जिसका नाम था DAV। क्या नाम था? DAV। आज भी नाम सुनते हो, DAV स्कूल है कि नहीं है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है कि नहीं है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल आगरा शहर में भी है, DAV स्कूल है। शायद कुंडौल में भी DAV स्कूल है। तो ये स्कूल यानी दयानंद
एंग्लो वैदिक, एंग्लो मतलब अंग्रेजी में भी और वैदिक का मतलब वैदिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ का मिश्रित ज्ञान इस विद्यालय में पढ़ाया जाता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो सबसे पहले ये स्कूल कहाँ खोला गया? लाहौर में। कहाँ खोला गया? लाहौर में। और कब खोला गया? 1886 ईस्वी में। और किस लिए खोला गया? पाश्चात्य शिक्षा को भी भारत में होना चाहिए। और पाश्चात्य शिक्षा का इसके अलावा इसके पहले किसने समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारतीयों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों में तो थे ही, राजा राम मोहन राय ने भी समर्थन किया था। तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया। और इसी के फलस्वरूप इन्होंने 1886 में लाहौर जहाँ पर आर्य समाज का क्या था? मुख्यालय था। लाहौर जहाँ पर आर्य समाज का मुख्यालय था, वहाँ पर इन्होंने पहला डीएवी कॉलेज खोला 1886 में, पहला डीएवी कॉलेज। अब लेकिन कुछ ऐसे भी भारत में विचारधारा के लोग थे जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते थे कि नहीं, पाश्चात्य शिक्षा नहीं होनी चाहिए भारत में। तो ऐसे विरोधी लोगों के नाम, 3 लोगों के नाम आपको याद रखना है। स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम। स्वामी श्रद्धानंद, इनका नाम याद रखना है, स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम। लेखराज और मुंशीराम, ये 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो अब विरोध कर रहे हैं तो इन्होंने 1902 में हरिद्वार में एक स्कूल खोला। कहाँ खोला? हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल स्कूल खोला। कौन सा स्कूल खोला? गुरुकुल। तो गुरुकुल, वही गुरुकुल आज जो है स्थापित है हरिद्वार में। तो गुरुकुल कहाँ खोला गया? हरिद्वार में। गुरुकुल विद्यालय खोला गया हरिद्वार में। तो किन लोगों ने खोला? स्वामी श्रद्धानंद ने, लेखराज ने और मुंशीराम ने। ये भारत में जो है संस्कृत और वैदिक जो है शिक्षा के पक्षधर थे। संस्कृत और वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे, इसीलिए हरिद्वार में इन्होंने जो है गुरुकुल विद्यालय खोला। तो यही गुरुकुल विद्यालय आज चला रहे हैं स्वामी रामदेव जी। बाबा रामदेव जी भी जो है इसी के नाम से गुरुकुल महाविद्यालय स्थापित किए हैं ना। तो वही, लेकिन वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ था। ये तो इन्होंने प्रारंभ किया था 1902 में। और हरिद्वार से, कहाँ से? हरिद्वार। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि डीएवी कॉलेज भारत में सबसे पहला कहाँ खोला गया? लाहौर में। और कौन कौन लोगों का योगदान था? लाला लाजपत राय और लाला हर्षवर्धन। 2 लाला याद रखने, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और इसके विरोध में, यानी पाश्चात्य शिक्षा नहीं होनी चाहिए भारत में, तो हरिद्वार में गुरुकुल स्कूल खोला गया। और खोलने वाले कौन कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी और लेखराज और मुंशीराम। तो इन तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। 1902 में पहला गुरुकुल स्कूल खोला गया। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है इससे संबंधित कुछ बातें थी। किससे? आर्य समाज की। आर्य समाज जो कि कब स्थापित हुई? 1875 में मुंबई में। कहाँ स्थापित हुई? मुंबई। अब जो मेन बातें हैं फिर से रिवाइज करो। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। जन्म कब होता है? 1824 में। और दीक्षा किससे लिया इन्होंने? दंडी स्वामी पूर्णानंद से। और वैदिक ज्ञान किससे प्राप्त किया? बिरजानंद महाराज से। किससे? बिरजानंद महाराज से। कहाँ पर? मथुरा में। और पाखंड खंडनी पताका कहाँ लहराई? आगरा में। कब लहराई? 1863 में। पाखंड खंडनी। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? मुंबई में। और कब की? 1875 में। और इसका मुख्यालय कहाँ और कब खोला? लाहौर में। और कब खोला? 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय खोला। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1883 में। डीएवी कॉलेज, पहला डीएवी कॉलेज कहाँ खोला गया? लाहौर में। पहला डीएवी कॉलेज लाहौर में खोला गया। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जहाँ से प्रश्न आते हैं। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। और स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया? दयानंद सरस्वती। यहाँ से प्रश्न आता है। और इसके अलावा ये मतलब इनका आर्य समाज जो था ये इस तरीके से आंदोलन करता था। तो एक जो है अंग्रेज़ था, एक सिरोल नाम का, वैलेंटाइन सिरोल अंग्रेज़। तो उसने कहा था कि आर्य समाज जो है भारत में अशांति का जन्मदाता है। भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, वैलेंटाइन सिरोल इसने जो है आर्य समाज को क्या कहा था? भारत में अशांति का
जनक है। भारत में अशांति का जनक किसको कहा था? आर्य समाज को कहा था। ठीक है, तो आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और इसके अलावा अगर व्यक्ति की बात करें तो तिलक को भी इन्होंने कहा था, तिलक को भी कहा था कि भारत में अशांति का जनक कौन है? तिलक। तो तिलक और आर्य समाज दोनों को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? अशांति का जनक। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना, आर्य समाज की स्थापना की थी जो है दयानंद सरस्वती जी ने, तो दयानंद सरस्वती जी के का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आता है? लोकमान्य तिलक जी का और आर्य समाज का। इनको दोनों को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा है? भारत में अशांति का जनक। अशांति मतलब भारत में अशांति फैला रहे हैं, अब लोग शांति से जो है शासन चला रहे हैं अंग्रेज, अब उसके खिलाफ स्वराज की बात कर रहे हैं, वेदों की और लौटों की बात कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये अशांति का जनक है आर्य समाज। तो इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ने बाद में जो है आर्य समाज का जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि आर्य समाज जो है भारत में अशांति को जन्म दे रहा है, इसलिए आर्य समाज को अशांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, अब है दूसरा है, इसी समय 1875 में ही भारत में मद्रास में एक संस्था आती है, लेकिन इसकी स्थापना विदेश में होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे अब। थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो होती है ये होती है 1875 में ही होती है, लेकिन भारत में नहीं होती, ये होती है न्यूयॉर्क में। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क। तो प्रश्न यहाँ से आता है, वो कौन सी संस्था थी जो भारत से बाहर स्थापित हुई? कौन सी सामाजिक संस्था थी जो भारत से बाहर स्थापित हुई? तो कौन सी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में ही न्यूयॉर्क में स्थापित होती है, और इसको स्थापित करने वाले थे मैडम ब्लावत्स्की। अजीब नाम है, मैडम ब्लावत्स्की, और एक पुरुष थे जिनका नाम था अलकाट, सर हलकट नहीं, अलकाट। क्या नाम था? अलकाट। मैडम ब्लावत्स्की और सर अलकाट, आयर अलकाट, इन दोनों ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और 1882 में इसका मुख्यालय अडयार में खोला जाता है। कहाँ? अडयार में। अडयार जो कि मद्रास के पास में ही है। कहाँ पर है? मद्रास में ही है। अडयार कहाँ है? तो मद्रास। तो मद्रास में स्थापित हुआ 1882 में। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि 1875 में न्यूयॉर्क में तो खोला गया, लेकिन भारत में कहाँ पर और कब जो है इसका मुख्यालय खोला गया? तो अडयार में। कहाँ पर? अडयार में। अडयार जो कहाँ है? मद्रास में। अडयार कहाँ है? मद्रास में। तो मद्रास में भी एक संस्था आ जाती है, कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। कब आती है? 1882 में आती। कब आती है? 1882 में। और इसमें 1888 ईस्वी में एक महिला जुड़ती है जिसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? तो इसका नाम अब याद रखना है, अलकाट खलकाट को भूल जाओ, अब नाम याद किसका रखना है? एनी बेसेंट। एनी ब्लावत्स्की और अलकाट, इन दोनों ने तो स्थापित किया था न्यूयॉर्क में। कौन सी संस्था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन वहीं पर न्यूयॉर्क में ही एनी बेसेंट इससे जुड़ती हैं। कब? 1888 में। 1888 में जुड़ती हैं और 1893 में ये भारत आती हैं। कहाँ आती हैं? भारत। तो एनी बेसेंट अब भारत आ जाती हैं और भारत में ही आकर इस सोसाइटी को संचालित करेंगी। तो 1893 में भारत आती हैं और 1898 में भारत में 1898 में भारत में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। क्या खोला? सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो यहाँ से प्रश्न आता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में किसने खोला? एनी बेसेंट ने। किसने खोला? एनी बेसेंट। इसको साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ तक हो गया। 1882 में अडयार को मुख्यालय बनाया गया, किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और इसके बाद एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनती हैं। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में ही 1888 में। फिर 1893 में ये कहाँ आ जाती हैं? भारत आ जाती हैं। कौन? एनी बेसेंट। और 1898 में इन्होंने बनारस में एक स्कूल खोला, सेंट्रल हिंदू स्कूल। कौन सा स्कूल? सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। और यही स्कूल 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के जो है प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। क्या बन जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहते हैं। आज भी है BHU कि नहीं है? BHU आज भी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज भी है।
कहाँ पर है? बनारस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। लेकिन पहले ये किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल हिंदू स्कूल। और इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1898 में। 1898 में। तो बनारस में जो स्कूल खोला था उसका नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल। किसने? एनी बेसेंट ने। और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में इसका नाम बदल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, जो VHU हो गया। ये उत्तर प्रदेश में खुलने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से 1916 में बनारस VHU की स्थापना हो जाती है। और इसके अलावा 1907 में जो है अलकाट महोदय की मृत्यु हो जाती है, जो कि इसके अध्यक्ष थे। किसके? थियोसॉफिकल सोसाइटी के। और इसके बाद अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष 1907 में कौन बनती है? एनी बेसेंट। कौन बनती है? एनी बेसेंट। तो यहाँ से नाम याद रखना है आपको, एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनी? अध्यक्ष बनी। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 1914 में एक किताब लिखी थी, कॉमनवील। मैंने पहले भी बताया था कि कॉमनवील एक किताब लिखी थी कब? 1914 में। किसने लिखी थी? एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया 1916 में लिखी, 1914 में किताब लिखी। सन नहीं याद रखना है, लेकिन किताब का नाम याद रखना है, कॉमनवील। कौन सी किताब? कॉमनवील। और 1916 में लिखी थी न्यू इंडिया। क्या लिखा था? न्यू इंडिया। और सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि होम रूल आंदोलन सबसे पहले किसने भारत में प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, सितंबर 1916 में। और इसी समय एक किताब लिखी थी, न्यू इंडिया। कौन सी किताब? न्यू इंडिया। और कॉमनवील भी लिखी थी 1914 में। तो ये दो किताबों के नाम आपको याद रखने हैं, कॉमनवील और न्यू इंडिया। किसकी किताब है? एनी बेसेंट की। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी आप 2-3 चीज़ खाली याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क में, जो कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद में इसका भारत में मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? अडयार में। अडयार ऑप्शन में होगा या मद्रास होगा, ठीक है, दोनों याद रखो। मद्रास के पास में ही क्या है? अडयार है। क्या है? अडयार। तो अडयार में भारत में इसका मुख्यालय खोला जाता है। और इसकी फिर भारत में अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। कौन बनती है? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने 2 किताबें लिखी, कॉमनवील और न्यू इंडिया। सन नहीं याद रखो, कॉमनवील और न्यू इंडिया लिखी। लेकिन 1916 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट? होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। तो प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा कि होम रूल आंदोलन किस सोसाइटी से संबंधित है? तो किस सोसाइटी से संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अब नाम थोड़े नहीं पूछेगा, होम रूल आंदोलन पूछ लेगा किस सोसाइटी से संबंधित है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। किस सोसाइटी से संबंधित है? अब वो दे देगा आर्य समाज, ब्रह्म समाज और जो है प्रार्थना समाज। फिर कहेगा किस समाज से संबंधित है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। और किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? एनी बेसेंट। और कांग्रेस इस समय स्थापित हो चुकी थी 1885 में। तो 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ये पहली, मतलब भारत की नहीं कह रहा हूँ, पहली महिला अध्यक्ष। भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, वो अभी पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? वो एनी बेसेंट बनी थी। 1917 के जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट ने। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कुछ, इसलिए इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कुछ बातें हमने यहाँ पर बताई। तो ये 2 चीज़ हमने पढ़ा, आर्य समाज को और थियोसॉफिकल सोसाइटी को।